मेरा अपना मानना है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति, इन दोनों पर कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी को समानता रहती है और रहनी चाहिए। यही अभी तक की परंपरा रही है। अगर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए थे, तो उसके बाद चाहे देवगौड़ा जी की सरकार हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, अटल जी की, उन्होंने उसको पालन किया था। एक बार मैं पत्रकार के रूप में नरसिम्हा राव जी के साथ जो है स्पेन गया था, और वो प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पत्रकारों ने ये प्रश्न उठाया कि आप तो ये आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि आप इंडिया में ये चेंजेज कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन कल आपकी सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो उन्होंने बड़ा फेमस सेंटेंस वहाँ बोला था, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल। कोई भी सरकार आए इसको बदल सकती नहीं है। तो ये चीज़ जो है लगातार चलती रहनी चाहिए, ये नीतियाँ लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन कुछ प्रयोग पिछले 10 साल से हो रहे हैं जिसमें पिछली सरकारों की चीज़ों को अंडू करने की कोशिश हो रही, उनको बदलने की कोशिश हो रही। हमारे मित्र सुशील मोदी जी सम्मानित अभी बात कर रहे थे कि चुनाव के नतीजों से, जो चिदम्बरम साहब की बात का जवाब दे रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, तो उन्होंने चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। सुशील जी, चुनाव के नतीजे 5 साल पहले क्या थे? तीनों राज्य हम जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद लोकसभा हार गए थे 5 महीने बाद। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये तर्क कहीं बैठता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस जो बहस को हम उसी गंभीरता से रखें जिस मुद्दे पर आर्थिक स्थिति की वो है, और उसकी हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं। और अगर इसके आंकड़ों का, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, पूरे उसमें 4,81,00,000 वोट जो है भाजपा को मिला है और 4,91,00,000 कांग्रेस को मिला है, 10 लाख ज़्यादा। तो हम इसको अगर उस तरह से गणना करके देखेंगे तो फिर ये बात कहीं रही नहीं जाएगी कि, तो इसलिए जो है हम समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने बहुत मतलब गंभीरता से इस विषय पे डिस्कशन के लिए रखा है, तो हम उसी पे जाते हैं। सबसे पहले पुराना गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वादों पे जाते हैं। तो वादा नंबर 1 क्या था कि हम काला धन वापस लाएंगे। वापस तो आया नहीं, उल्टे जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जिसको कोट किया था सुधांशु जी ने, 6 लाख उद्यमी जिनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं विदेश चले गए। यहाँ की 2 लाख ने तो नागरिकता सरेंडर कर दी भारत की। और उद्यमी जब जाता है तो सोचो कि वो लाखों लोगों का जो है, वो लाखों लोगों का के रोजगार को जो है छोड़ के जाता, जो भारत में मिल रहा था। वहाँ जाके उद्योग लगा रहे हैं, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और उसके अलावा जो है यहीं से पैसा जा रहा है। तो उल्टे जो पैसा 4 लाख करोड़ आना था, 10 से 15 लाख करोड़ के करीब पैसा बाहर जा चुका है देश का। ये गंभीर विषय है, इस पे मुझे लगता है वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कितनी भारी संख्या में उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो बाहर क्यों बस रहे हैं। तो ये उनको सोचने की बात है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि देशभक्त नहीं थे, देशभक्त थे। मॉर्गन स्टैनली के रुचि शर्मा ने 2016 में फिक्की की स्पीच में कहा था, 2016 में वार्निंग दी थी, तब मुश्किल से जो है 50,000 लोग गए थे कि क्यों भारतीय बिजनेसमैन, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनको रोको। तो ये चीज़ देखने की है कि क्या ये सरकारी एजेंसियों के ज़रूरत से ज़्यादा दबाव की वजह से जा रहे हैं, या क्या वजह है, उनके साथ अन्याय हो रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा वादा था 50 रुपये लीटर पेट्रोल, 40 रुपये डीजल, हमारी सरकार आएगी। आप कह रहे हो कम हो गया, मुझे तो कहीं कम नहीं दिखाई दे रहा। अब आप गणना बता रहे हो कि इस राज्य में 96 का, वहाँ 106 का, 50 और 40 रुपये का तो नहीं है जो पहले था कि 50 और 40 रुपये में बिकेगा डीजल पेट्रोल। वो वादा तो पूरी तरह गलत साबित हुआ। और ये तब मैं तो योजना मंत्री था, जो है ब्रेंट क्रूड की रिपोर्ट रोज आती थी। हमारे ज़माने में $115, $120 का जो है तेल मिलता था, क्रूड ऑयल, और उसके बाद जो है हाँ हम 60 रुपये पे देते थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सस्ता, यहाँ तक कि एक वक्त $22 पे पहुँच गया था इस सरकार में, और अभी भी 40, 50, 60 के अल्ले पल्ले रहता है, 80 के अल्ले पल्ले रहता है, पहले से बहुत कम है। फिर भी ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसको जो है हमें देखना चाहिए कि हम क्यों 100 के पार चला गया पेट्रोल, और डीजल भी उसी के करीब करीब पहुँचा। इसका आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, माने कि माल ढुलाई,
तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और ये जनरल महंगाई को बढ़ाने में सबसे गजब इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। और ये आप कहें कि चुनाव के पहले कम कर दो, चुनाव खत्म होते फिर बढ़ जाता, तो ये चुनाव से लिंक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं या क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से उसका फ़ायदा जनता को देना चाहिए। तीसरा वादा था कि 2022 तक हर किसी को पक्का मकान। क्या हुआ पक्का मकान हर किसी का? तीसरा वादा पूरा हुआ, और ये वादा तो लाल किले से दिया गया था, आज तक कोई पक्का मकान नहीं बना। चौथा वादा था डॉलर के मुकाबले रुपया। जब 50 हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इतना हंगामा हुआ था कि ये देश की इज्जत गिर गई, देश का अपमान हुआ है। रुपया कमज़ोर हो गया, मतलब देश, भारत देश का विश्व में अपमान हो गया। इतना हंगामा, वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा गया था। आज 80 से लेके 85 के बीच में डॉलर है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला जाता, कहीं किसी किस्म का देश का अपमान नहीं हो रहा। तो पांचवा वादा भी उसी तरह से, चौथा वादा भी उसी तरह से विफल हुआ। और पांचवा वादा 2 करोड़ रोजगार, जिसको अन्य लोगों ने भी बोला है, तो अब तक जो है मेरे हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें जो आंकड़े हमारे पास हैं, बेरोजगारी की दर जो 5% होती थी 2014 से पहले, वो 10.09, 10 मतलब 11% के करीब हो गई। ब्लूमबर्ग ने सेंट्रल फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं, बिना नौकरी के 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं। और क्वालिटी ऑफ जॉब तो बहुत ही कम है इसके हिसाब से। पिछले साल 1,70,00,000 लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 38,850 को सिर्फ नौकरी मिली। इंजीनियर, जो पढ़ाई लिखाई में जो इंजीनियर हैं बड़े बड़े उसमें किए, वो सब जो है अप्लाई कर रहे हैं चपरासी की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी। वही अगर अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो पढ़े लिखे लोग ऑफिस में, फैक्ट्री में काम कर रहे होते और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस तरह की कोई चीज़ करते। आप देखो ना, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज देना पड़ रहा, अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये योजना, खाद्य सुरक्षा बिल, जयराम जी यहाँ बैठे हैं, मनमोहन सिंह सरकार लाए थे और उस समय ये लागू हुआ, तो उसी के प्रावधान का अच्छी बात है, हम इसमें कोई नहीं, नई सरकारें आती हैं देती, लेकिन जो है इसको चालू रखना चाहिए, देना चाहिए, गरीब को भोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, कि कभी सोचा? आज हालत ये है कि अगर वो बेचारा परेशान है, वो नौकरी करना चाहता है लेकिन नौकरी नहीं है, वो नहीं मुफ्त अनाज लेना चाहता, वो अपमान के साथ नहीं जीना चाहता, लेकिन हम नौकरी नहीं दे पा रहे, हम रोजगार नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो घर में बैठा मजबूरी में। आपने देखा कोरोना के वक्त लाखों लोग पैदल 800-800 किलोमीटर चल के गए, क्योंकि 4 घंटे का नोटिस दिया गया। अगर 2, 4, 5, 10 दिन का नोटिस होता, लोग ट्रेन से पहुंच जाते कैसे? और वो लौट के आए नहीं, कभी कोशिश नहीं कि उनको वापस ले आ जाए, वो गांव में बैठे। तो ये जो है हम देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम उनको काम देना चाहिए। अगर 10,000 सरकारी नौकरी का अगर वो निकलता है वैकेंसी, तो 4-4 लाख लोग हो जाते हैं। लाठी चार्ज करनी पड़ती है, पुलिस में भर्ती का देख लीजिए, टीचर्स की भर्ती का देख लीजिए, कैसे लोग जो है लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के हमें रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए कि नौबत ना आए। छठा, महंगाई का सब ने बोला, डायरेक्ट ने भी बोला, सारे लोगों ने यहाँ पे बोला। कौन चीज़ सस्ती है बता दीजिए? न गेहूँ सस्ता, न चावल सस्ता, न तेल सस्ता, न नमक सस्ता, न चीनी सब्जी, न सब्जी दाल सस्ती, न सीमेंट सरिया, ईंट मकान, दही जलेबी तक सस्ती नहीं। तो क्या स्थिति है? जब कुछ सस्ता नहीं है, रेल का किराया तक बढ़ रहा, तो जो महंगाई दर है इसको काबू करने की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ती चली जा रही। जो वादा था उसके मुकाबले महंगाई दर नहीं है। 7वां वादा स्वच्छ भारत था, बहुत अच्छी बात, हम सब लोग खुश रहे। 1-2 साल तो अच्छा चला, कई मंत्रियों ने झाड़ू लगाई, सड़कें साफ की, इधर किया उधर किया, खूब फोटो छपे, गांधी जी का चश्मा लगा के जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगे। आज कोई सफाई पे बात ही नहीं होती, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह पिए, और टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस तरह से फिल्म, जब भी कोई काम शुरू होता है सरकार में, पहले बॉलीवुड से फिल्म बनवा देते हैं, फिर वो फिल्म के जरिए जो है पूरा ही चलता है। और आज टॉयलेट्स की हालत देखो गाँव-गाँव में, भाजपा के हमारे सांसद बताते हैं कि किस इस तरह की स्थिति है। सर, टॉयलेट्स की स्थिति जो है वो स्टोर बन गए हैं, गोदाम से बन गए, लोग उनमें कपड़ा सामान दूसरी चीज़ें रख रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी का समुचित इंतजाम नहीं।
उनको सफाई का इंतजाम नहीं, तो वो टॉयलेट सब बने बनाए पैसा बर्बाद, उनका कुछ हुआ नहीं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि टॉयलेट्स की जो बुरी हाल है उसको भी देख के काम करें, है ना। 8वां सर, थोड़ा सा टाइम दे दी, 5 मिनट। 8वां अभी तो ये तो सर सिर्फ ये, अब तो मैं सुझाव दूंगा, अब कुछ सुझाव भी है ना सरकार में, तो पॉजिटिव डिस्कशन पे हूँ। 8वां वादा सबका साथ सबका विकास सर, सबका साथ सबका विकास 8वां वादा सर 10 वादे पर उसके बाद सुझाव 10 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। जब मैं योजना मंत्री था तो मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे और वहाँ पे आते तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था योजना में, जिसमें कैसे राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्र सरकार को मदद देनी चाहिए। किसी भी विपक्षी दल नहीं सकते सर प्लीज, किसी सरकार को जो है विपक्षी दलों के साथ भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसी के बाद फ्लैगशिप स्कीम में सर 20% का मतलब जो 20% का फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी राज्य सरकारों, उन्हीं के सुझाव के आधार पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो विपक्ष की सरकार है उनको न जीएसटी का पूरा एलोकेशन मिलता है, न अन्य सहायता नहीं मिलती, और उनके साथ तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? अगर जो इस तरह से भेदभाव होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। और यही नहीं, आपको अगर पता हो कि नवा वादा जीडीपी ग्रोथ हमारे ज़माने में 7.03 रही और 9 तक टच की थी, अब 5.25 है। हालांकि 6 का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 5.25 का आंकड़ा हमारे पास है। 10वां वादा है जीएसटी, सरल टैक्स के लिए पूरा, जैसे भारत आजाद हुआ। बस यही आखिरी वादा है। इसका तो और लिस्ट लंबी है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जीएसटी सर, जीएसटी आपको पता है कि जैसे भारत आजाद हुआ तो उसी तरह आधी रात में कर प्रणाली, कैसी सरल कर प्रणाली है कि पूछो मत। आप व्यापारी से जाके पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, परेशान है जिस तरह का जीएसटी है, जिस तरह से तंग हो रहे हैं इस जीएसटी से। और भाजपा के हमारे लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, व्यापारी वर्ग काफ़ी इनके साथ रहा, उस सब इनसे रोते हैं आके कि क्या हमारी गति है। ये जीएसटी का सरलीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है। इन्होंने रामायण की चौपाई पढ़ी सुधांशु जी ने, तो उसी सुंदरकांड की हम चौपाई पढ़ते हैं सर। सचु वैद्य गुर 3 जब, और प्रिय बोले भयास। आपका सेक्रेटरी, आपका डॉक्टर और आपका गुरु अगर डर के मारे आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा, तो राज धर्म और दे, तो राज धर्म और दे 3 का होत बेगही नाश। इनकी चौपाई के जवाब में तुलसीदास जी की चौपाई है। अब सर सुझाव में राजीव जी ये बात लागू कहाँ कर रहे हो? ये बात किसके बारे में कह रहे हो? समझने की है, ये बात समझने की है। और श्री कार्तिकेय शर्मा सर मेरा रह गया सुझाव तो रह गए, एक मिनट सर। श्री कार्तिकेय शर्मा सुनिए सर मेरा सुझाव। सर आई विल गो टू द चेयर। लिख कर दे देना, ठीक। राजीव जी, you have taken 50% more time than time allocated. Thank you, Chairman, sir. And every time you cross the time limit, I looked at wish to express my gratitude to you, allowing me to speak on this very important discussion. 1 second. Last 30 seconds. 30 seconds. एक तो शेयर मार्केट से सब सारी खुशी नहीं होती है। शेयर मार्केट में जो भी हो, लेकिन पैसे का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कुछ लोगों के पास सिमट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, वो नहीं होना चाहिए। पहला सुझाव। दूसरा, निर्यात और आयात के मुकाबले निर्यात ज़्यादा, आयात कम है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, इस पर सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो सरकार से, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसका ख्याल रखें कि किसी तरह से हमें निर्यात बढ़ाया जाए और आयात हमारा कम किया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गडकरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी $1.5 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है। तो मेरा